गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट सेकंड का यूनिट सेकंड का और पेपर सेकंड के पावर रिलेशन एंड रूरल पॉलिटिक्स क्या है इसका वर्णन करने जा रहे हैं, अर्थात शक्ति संबंध एवं ग्रामीण राजनीति क्या है। मानव समाज को समझने के लिए आवश्यक है कि उस शक्ति संरचना को समझना, अर्थात शक्ति पर आधारित संबंधों की संरचना को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाओं में शक्ति एवं संबंधों का विशेष महत्व होता है। यदि हम किसी भी ग्रामीण समाज का वर्णन करने या अध्ययन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ की संरचना का, वहाँ की शक्ति संरचना का पता होना चाहिए, क्योंकि संबंधों की जो संरचना है ये वहाँ की शक्ति के आधार पर निर्भर करती है, वहाँ के पावर के आधार पर निर्भर करती है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था शक्ति और संबंधों के बिना अधूरी है। व्यवस्थित ग्रामीण परिवेश को व्यवस्थित रखने के लिए वहाँ पे शक्ति और संबंध दोनों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण समाजों में प्राचीन काल से ही शक्ति संबंधों का विशेष महत्व रहा है। इसी के आधार पर व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका को निश्चित किया जाता है, इसलिए इसका अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी है। जैसे कि मैक्स वेबर ने कहा है कि हम शक्ति को एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा इच्छा को दूसरों पर क्रियान्वित करने या दूसरे व्यक्तियों द्वारा विरोध करने पर भी उसे पूर्ण रूप लेने की स्थिति को कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति से या दूसरे समूह से अपनी इच्छानुसार कार्य पूर्ण करवा लेता है, वह उसकी कार्य करने की क्षमता या शक्ति कहलाती है। रोजर्स ने कहा है कि सामाजिक शक्ति एक ऐसा तथ्य है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है। सामाजिक शक्ति एक ऐसा तथ्य है, रोजर ने कहा है कि एक ऐसा तथ्य है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित कर, अर्थात मेरे पास जो ताकत है उस ताकत के माध्यम से जब हम उससे क्रियाएं करवाते हैं और उन क्रियाओं के द्वारा दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है और समाज नियंत्रित होता है, तो वह सामाजिक शक्ति कहलाती है। इसी प्रकार हार्टन एवं हंट ने कहा है अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में, इन्होंने बुक लिखी है समाजशास्त्र में, कहा है कि दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को ही शक्ति करते हैं। अर्थात इनका कहना है कि जो व्यक्ति दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित कर लेता है वह उसकी क्षमता या शक्ति कहलाती है। परंतु पार्सन्स ने इसमें अपना विचार व्यक्त किया है और कहा है कि शक्ति एक समाज व्यवस्था का रूप है। शक्ति एक सामाजिक व्यवस्था का रूप है जिसको सामूहिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात उस शक्ति के माध्यम से जब हम समूह पर उस शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसके सामूहिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात इस उपरोक्त विवरण से हमें यह पता चलता है कि विभिन्न विद्वानों ने शक्ति को अपने अपने परिप्रेक्ष्य से परिभाषित किया है, लेकिन इसका निष्कर्ष यह है कि शक्ति समाज अथवा समूह के कुछ लोगों में ऐसे निहित होती है जो अपने प्रभाव से निर्णय लेते हैं। अर्थात शक्ति जिसके अधिकार में होती है, जिसके पास शक्ति होती है, वो अपने प्रभाव से जिस समाज का में वो रह रहा है, जिस परिवार में वो रह रहा है, जिस संस्था में वो रह रहा है, जिस समूह में वो रहा है, वो अपने अनुसार वहाँ के निर्णयों को तय करता है, निर्णय लेता है और क्रियाओं को क्रियान्वित भी करता है। अंत में चिदंबरम ने कहा है कि जो व्यक्ति या समूह औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से समाज में प्रभाव रखते हैं वे समाज में शक्ति संबंधों की संरचना का निर्माण करते हैं। चिदंबरम ने बहुत ही अच्छा एक अपना विचार व्यक्त किया है कि समूह औपचारिक रूप से
ऐसा व्यक्ति जो समूहों को औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से समाज में प्रभाव रखता हो, वे समाज में शक्ति संबंधों की संरचना का निर्माण करते हैं और ये शक्ति संबंध ही समाज के निर्माण के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इस तरह से इन्होंने अपना विचार यहाँ पे व्यक्त किया है। शक्ति के यदि हम रूपों का वर्णन करते हैं तो शक्ति के 4 प्रमुख रूप हैं। पहला है, शक्ति के 2 प्रमुख रूप हैं, सत्ता और प्रभाव, लेकिन शक्ति के 4 प्रकार हैं जिसमें आगे हम उसका विवरण देंगे। अभी हम इनके रूपों का वर्णन करते हैं कि सत्ता क्या है। औपचारिक वैधानिक सत्ता, औपचारिक वैधानिक मीन्स ऐसी सत्ता जो विधानों के आधार पर, जो कि कानूनों के आधार पर, संविधान के आधार पर, नियमों के आधार पर बनी हुई हो। यदि कोई किसी से अपनी इच्छा अनुसार कुछ ऐसे काम करवा सकता है जो वह अन्यथा नहीं करता हो, तो इसे एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति पर सत्ता की संज्ञा दी जाती है। अर्थात वो व्यक्ति जो शक्तिशाली है, जो निर्णय ले पाता है, जिसमें दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है, ऐसे व्यक्तियों की संज्ञा दी जाती है, उसे शक्ति कहा जाता है। रॉबर्ट हर्ड ने कहा है कि यह एक राज्य व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राज्य व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा है। यह शक्ति प्रभाव के नेतृत्व का मूल उपकरण भी करती है। अर्थात इनका कहना है कि जो शक्ति है, यानी शक्ति संबंध है या शक्ति संरचना है, ये शरीर रूपी है और शरीर में जैसे आत्मा काम करती है, वैसे ही समाज में शक्ति का भी प्रयोग होता है, उस शक्ति संबंधों का भी प्रयोग होता है। जैसे बिना आत्मा के शरीर शून्य हो जाता है, वैसे ही बिना पावर के कोई भी समाज हो, कोई भी समूह हो, कोई भी संगठन हो पूर्ण नहीं हो पाता है, वो विकसित नहीं हो पाता है, प्रगतिशील नहीं हो पाता है। इसलिए शक्तिधारियों का होना भी आवश्यक है। दूसरा है प्रभाव एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा दूसरों के व्यवहारों एवं निर्णयों को सत्ता के बिना प्रभावित किया जाता है। प्रभाव ऐसा होता है, वो सत्ता भी नहीं है उसके पास, उसके हाथों में सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना प्रभावशील है कि दूसरे व्यक्ति उसको देखकर अपने व्यवहारों में, अपने निर्णयों में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। प्रभाव अवैधानिक शक्ति है। कैसे है? अवैधानिक है। उसके पास कोई वैधानिक पावर नहीं है, उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है जो कि उसको नियुक्त की गई है, परंतु उसके पास ऐसी पावर है जिससे कि लोग अपने व्यवहारों का परिवर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं और निर्णयों को भी परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति समूह समाज के सदस्यों के व्यवहारों एवं क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अतः प्रभाव एक प्रकार की अनौपचारिक शक्ति है। इन्हीं के गुणों के कारण जो अनौपचारिक शक्ति अर्जित करते हैं वह प्रभाव कहलाते हैं। इस तरह से हम यदि सत्ता और प्रभाव दोनों का निष्कर्ष निकालते हैं तो दोनों एक वैधानिक है और दूसरा अवैधानिक है, परंतु प्रभाव शक्ति से भी ज़्यादा, अवैधानिक होने के कारण शक्ति से भी ज़्यादा प्रभावशील लगते हैं। अर्थात सत्ता और प्रभाव दोनों ही किसी भी ग्रामीण समाज की संरचना के लिए, ग्रामीण समाज की शक्ति संरचना के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि ग्रामीण समाज की संरचना में शक्ति और प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कोई भी ग्राम विकास की ओर बढ़ने में अवरुद्धता पैदा करता है, उसे मुश्किलें आती हैं, उसे कठिनाइयाँ आती हैं। इसलिए शक्ति और सत्ता का होना भी आवश्यक है। जैसे ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम इस तरह से लोगों के हाथों में नियुक्त करके उनके हाथों में सत्ता दी जाती है, उनके हाथों में ग्रामीण विकास के लिए जो पावरें दी जाती है, जो अधिकार दिए जाते हैं, जो शक्तियाँ दी जाती है, उनका प्रयोग वो उस ग्रामीण विकास को विकसित करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम शक्ति संबंधों का वर्णन यहाँ पे इस प्रकार से किया है कि शक्ति संबंध एवं ग्रामीण राजनीति दोनों आपस में पारस्परिक रूप से अंतः संबंधित है। थैंक यू।